हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और आपका स्वागत है आपके सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने पिछली क्लास से हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है एक विमीय गति। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, कहा था ना। तो आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, जिसमें एक विद्यार्थी जी ने ये कमेंट लिखा था कि सर आप व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो इससे हमारी आंखों पे फर्क पड़ता है, तो आप अपना कलर चेंज कीजिए, ठीक है, बैकग्राउंड का। तो देखिए, आपके लिए, आपकी आंखों के ख्याल के लिए हमने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। ये कलर तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपका पूरा ख्याल रखते हैं, आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं, साथ साथ में आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो वो भी आप निसंकोच पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो आप भी हमारा थोड़ा सा ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपको चैनल को कर ही दिया है, और आपके फ्रेंड्स को भी कीजिए, कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, निर्देश तंत्र क्या होता है, गति क्या होती है, विरामावस्था क्या होता है, गतिकी क्या होती है, यांत्रिकी क्या होती है। इन सारे टॉपिकों के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली है। तो जिन्होंने अभी तक ये बातें नहीं पढ़ी हैं तो जाओ पहले पिछली क्लास में पढ़ो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे विस्थापन पर कुछ आंकिक प्रश्न, ठीक है। विस्थापन और दूरी के एक साथ ही आ जाएंगे इसके अंदर दोनों। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति अपने घर से 50 मीटर उत्तर में, फिर 40 मीटर पूर्व की ओर, तत्पश्चात 20 मीटर दक्षिण की ओर चलकर मैदान में पहुंचता है। दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक व्यक्ति 50 मीटर उत्तर, तो एक बात दी हुई है 50 मीटर उत्तर, फिर 40 मीटर पूर्व, फिर 20 मीटर दक्षिण। तो यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहां लिखते हैं सबसे पहले एक व्यक्ति चल रहा है 50 मीटर, यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। तो एक व्यक्ति सबसे पहले चलता है 50 मीटर उत्तर, ठीक है। उसके बाद चलता है 40 मीटर पूर्व, तो यहां लिखते हैं उसके बाद चलेगा 40 मीटर पूर्व, और उसके बाद चल रहा है 20 मीटर दक्षिण की ओर। तो उसके बाद लिख देंगे 20 मीटर दक्षिण की ओर चल रहा है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें विस्थापन ज्ञात करना है और दूरी ज्ञात करनी है। इसीलिए मैंने आपको पहले सदिश पढ़ाया था। मुझे पता था कि सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर में जो बेसिक टॉपिक है वो है सदिश, और जो कि मैंने सबसे पहले करवा दिया है। तो अभी तक जिन्होंने, अब कई बच्चे कहते हैं सर सदिश क्यों करवाया पहले, तो फिर अगर सदिश नहीं करते तो फिर ये क्वेश्चन कैसे करते, बताओ जरा। तो अब क्या करिए, जिन्होंने अभी तक सदिश नहीं पढ़ा है तो पहले वो सदिश वाली वीडियो देखिए, ठीक है, वहीं से आपको सारी बातें पता लगेंगी। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको ये जो मैं कर रहा हूं ये बातें पता होंगी। क्या पता होंगी? कि इधर की ओर ये होता है पूर्व, ठीक है, ये होता है पश्चिम, ठीक है, ये होता है उत्तर, और ये होता है दक्षिण। पूर्व दिशा का मतलब होता है एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हम लेते हैं आई कैप। और पश्चिम की मतलब माइनस एक्स, पश्चिम के लिए लेते हैं माइनस एक्स, के लिए लेते हैं माइनस आई कैप। फिर उत्तर के लिए लेते हैं हम जे कैप, और दक्षिण के लिए लेते हैं माइनस जे कैप। क्यों? क्योंकि ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष के लिए जे कैप लेते हैं, और माइनस वाई अक्ष के लिए या वाई डैश अक्ष के लिए हम माइनस का जे कैप लेते हैं दक्षिण दिशा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और सबसे पहले व्यक्ति कहां जा रहा है 50 मीटर उत्तर। विस्थापन एक सदिश राशि होती है, तो विस्थापन के ऊपर हम लगाएंगे ये एरो का निशान, क्योंकि ये सदिश राशि के ऊपर हमें एरो का निशान लगाना होता है। 50 मीटर उत्तर, तो उत्तर के लिए कौन सा एकांक सदिश यूज करेंगे? जे कैप। तो लिखेंगे 50 जे कैप, ठीक है।
40 मीटर पूर्व, पूर्व के लिए क्या लेते हैं एकांक सदिश आई कैप, तो प्लस में 40 आई कैप। फिर 20 मीटर दक्षिण, दक्षिण के लिए क्या लेते हैं माइनस का जे कैप, तो दक्षिण के लिए ले लेंगे माइनस का 20 जे कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे आई कैप वालों को एक साथ लिख लेंगे, ये आ गया 40 आई कैप, और जे कैप वालों को एक साथ लिख देंगे, तो 50 जे कैप माइनस 20 जे कैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 जे कैप। ठीक है भाई, अब ये तो आ गया हमारे पास विस्थापन। ठीक है, हमें विस्थापन ज्ञात करना था, ये विस्थापन आ गया। देखिए विस्थापन के अंदर अगर दिशा पूछी है कि किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए आई कैप है और जे कैप है, दोनों प्लस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों धनात्मक हैं, आई कैप और जे कैप। तो आई कैप ये रहा और जे कैप ये रहा, तो आई कैप और जे कैप दोनों आ रहा ना, तो इसका मतलब व्यक्ति बीच में से ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये इसका विस्थापन हो गया। अब अगर आपको डायग्राम में शो करना नहीं तो ये आंसर आ गया। अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है, विस्थापन का परिमाण ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। ये विस्थापन का परिमाण, परिमाण मतलब मान, ये तो अपने सदिश रूप में लिखा, इसको अपन अदिश रूप में या इसका परिमाण कैसे लिखेंगे, तो आई कैप के गुणा में कौन है 40, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और जे कैप के मल्टीप्लाई में 30 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 900, कितना हो जाएगा ये 1600 प्लस 900, ये आ जाएगा रूट में 2500, और 2500 का रूट कितना होता है 50, तो इसका मतलब 50 मीटर हमारे पास आ जाएगा विस्थापन। तो विस्थापन सबको समझ में आया कितना है हमारे पास, कुल मिलाकर 50 मीटर। अब हमसे कह रहा है इसके अंदर दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो पहले 50 मीटर चल रहा है, तो 50 मीटर प्लस 40 मीटर हो गया 90 मीटर, और 90 प्लस 20 कितना हो गया 110 मीटर। तो दूरी में तो कोई समस्या ही नहीं है, आप लिख दो दूरी बराबर वास्तविक पथ की लंबाई, और दूरी कितनी है 110 मीटर। सारी दूरियों को जोड़ दो, आपके पास दूरी आ जाएगी, सारी लंबाइयों को जोड़ दो। तो विस्थापन और दूरी समझ में आया भाई ये क्वेश्चन सबको, ओके। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर 1/4 भाग तय करती है, इसके दूरी व विस्थापन तय करती है, लिखेंगे तय करती है, दूरी व विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक वस्तु का वृत्ताकार पथ, तो यहां पर सबसे पहले बनाते हैं हम वृत्ताकार पथ, ओके। तो ये आ गया हमारे पास वृत्ताकार पथ। ठीक है, मान लीजिए इस वृत्ताकार पथ की ये केंद्र है और ये त्रिज्या हो गई है हमारे पास r, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1/4 भाग तय करती है, तो अगर इस वृत्त का पूरा भाग तय करती, तो मान लीजिए ये एक बिंदु है A, ये प्रारंभिक बिंदु, यहां से वो वस्तु गति करना प्रारंभ करती है। अगर वो पूरा चक्कर निकालती तो वो वापस यहीं पहुंचती A पर। अगर वो आधा चक्कर काटती, इसका मतलब आधा चक्कर तो क्या होगा यहां तक ही पहुंचेगी आधा, और 1/4 पहुंचेगी, तो 1/4 चक्कर तो फिर का मतलब यहां तक ही पहुंचेगी। समझ गए, इस वृत्त को 4 भागों में बांट लो, ये लो, अपन ने इस वृत्त को 4 भागों में बांट दिया। अब बताओ, ये कह रहा है 1/4 मतलब 1/4 भाग तय करेगी, तो ये यहां से लेकर यहां तक 1/4 हो गया ना, तो यही लिख देंगे बिंदु B। ये समझ में आया आपको, 1/4 भाग देखिए यहां से यहां तक, यहां से C बिंदु तक हो जाएगा आधा भाग, है ना, D तक हो जाएगा 3/4 भाग, और वापस A से A पहुंचेंगे तो हो जाएगा पूरा वृत्त कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एक ये वृत्त हमारा पूर्ण हो जाएगा। अब बात करेंगे 1/4 भाग में तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात ज्ञात करना है, ओके। तो ये अगर त्रिज्या r है तो यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या ही होगी r। ठीक है, अब हमें सबसे पहले दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, अगर पूरा चक्कर काटता
तो ये पूरी जो दूरी होती है, वृत्त की जो पूरी लंबाई होती है वो परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो अगर ये पूरा चक्कर तय करता तो हम वृत्त की परिधि लेते 2 पाई आर, लेकिन ये चौथाई भाग पूरा कर रहा है तो 1/4 भाग, 1/4 भाग में तय की गई दूरी, 1/4 भाग में तय की गई दूरी बराबर कितना आ जाएगा? 2 पाई आर बट्टे 4। समझ में आई बात? चौथाई भाग में मैं 4 का भाग दे दूंगा, कितना आ जाएगा? पाई आर अपॉन में 2। ये 2 से कट गया 4, 2 आ गया नीचे। तो ये तो आ गया कि ये कण 1/4 भाग में कितनी दूरी तय करता है। तो कितनी दूरी तय कर रहा है? पाई आर बट्टे 2। अब बात करेंगे ये कितना विस्थापन तय कर रहा है। तो विस्थापन के लिए क्या करते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य सीधी रेखा खींचते हैं। तो ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, मैंने सीधी रेखा खींच दी। अब इसका मान कैसे ज्ञात करोगे? तो क्या आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है? हाँ। और ये आपको कर्ण दिख रहा है? यस। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो अगले पेज पे करते हैं ये बात अपन। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बताइए कर्ण कितना है? कर्ण है हमारा विस्थापन AB। तो विस्थापन की जगह हम लिख देते हैं D। तो कर्ण स्क्वायर मतलब D स्क्वायर मतलब विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब आधार भी कितना है? R स्क्वायर और लंब भी कितना है? R स्क्वायर। तो D स्क्वायर कितना हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लेते हैं, D इधर रूट लेते हैं, 2 का रूट कितना होता है? मतलब वर्गमूल लेते हैं √2 और R स्क्वायर का क्या होएगा? R। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ओके। तो ये हमारे पास दूरी भी आ गई है और विस्थापन भी आ गया है। अब हम लेंगे इसका अनुपात। तो यहां पे लिखेंगे अनुपात कैसे ज्ञात होता है? यहां पे लिखेंगे दूरी बट्टा विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन का क्या ज्ञात करना था हमें? अनुपात। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब दूरी कितनी आई थी हमारे पास? देख के बताइए। दूरी आई थी पाई आर बट्टा 2। यहां लिख देंगे दूरी आई थी पाई आर बट्टे में 2 और विस्थापन कितना आया है? √2 इंटू आर। क्या होगा? आर से आर हो जाएगा कैंसिल और अपने पास आ जाएगा पाई अपॉन में 2√2। अब आपको पता होगा हमेशा परिमेय संख्या के लिए कभी भी अपॉन में बट्टे में √2 नहीं होना चाहिए। रूट की वैल्यू बट्टे में कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? √2 की गुणा करेंगे और √2 का भाग लगाएंगे। पता है ना, मैथ्स में करते थे भाई हम 10th में भी। इसको बोलते हैं परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। तो ये हो जाएगा √2 इंटू पाई और √2 इंटू √2 कितना होता है? 2। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। इतना सबको समझ में आया? ओके भाई। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक कण मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश 50,0 मीटर बिंदु तक जाता है तथा वहां से उसी सरल रेखा के अनुदिश बिंदु -50,0 मीटर तक जाता है। इस फेरे के लिए कण के द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप घर पे करके देखना। यह आपका होमवर्क हो गया आपका, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे विस्थापन के सारे आंकिक प्रश्न हमारे हो गए हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, तो आज का टॉपिक हम लेते हैं चाल। तो आपको आज मैं चाल अच्छी तरह से पूरा टॉपिक वाइज कंसेप्ट आपको समझाता हूं और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए कि चाल क्या होती है। तो यहां पर हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। देखिए, कभी भी कोई चीज कितनी धीरे या कितनी तेज चल रही है, ठीक है, उसका मापन हम चाल द्वारा ही कर सकते हैं।
कोई चीज कितना स्लो है, कोई कितना फास्ट है, ये कैसे पता लगेंगे करेंगे अपन स्पीड से। ठीक है, स्लो और फास्ट, फास्ट और स्लो, धीरे और तेज कैसे पता करेंगे? चाल से। ठीक है, तो चाल क्या होता है? यदि कोई कण गति कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, मोशन में है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो एक सेकंड में, एक सेकंड का मतलब इकाई समय में, ठीक है, इकाई समय एक सेकंड भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है। अगर अपन दूरी समय को घंटे में ले रहे हैं, अगर हम समय को सेकंड में ले रहे हैं तो वो इकाई समय हो जाएगा एक सेकंड, है ना। अगर अपन समय को घंटे में ले रहे हैं, आवर्स में ले रहे हैं, तो वो इकाई समय हो जाएगा एक घंटा। तो कोई वस्तु इकाई समय में कितनी दूरी तय कर रही है, वही उस वस्तु की चाल होती है। ठीक है, या हम अगर मीटर पर सेकंड में अगर हम ले रहे हैं, है ना, तो हम देखेंगे कि एक सेकंड में कोई वस्तु कितना मीटर चल रही है, वो उसकी चाल हो जाएगी। अगर हम किलोमीटर और आवर्स की बात कर रहे हैं, कहते हैं ना किलोमीटर प्रति घंटा, हम किलोमीटर प्रति घंटा की बात करें तो हम देखेंगे एक घंटा में, एक घंटे के अंदर कोई वस्तु कितने किलोमीटर चल रही है, वो उसकी चाल होगी। समझ में आई बात? तो यहां पर कुल मिला के हम बात क्या लिखेंगे? किसी वस्तु की या किसी वस्तु द्वारा, और वस्तु कैसी होनी चाहिए? अगर वस्तु गतिशील होगी तभी तो हम चाल ज्ञात करेंगे। अगर वस्तु विरामावस्था में होगी तो उसकी चाल अपने आप ही शून्य होगी। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। आ रहा है सबको समझ में, है ना? इकाई समय मतलब या तो अगर आप मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हो तो एक सेकंड में कितनी मीटर दूरी तय कर रही है, किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहे हो तो एक घंटे के अंदर कितनी दूरी तय कर रही है, उसका मापन हम चाल द्वारा करते हैं, तो वो वही चाल होती है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यह एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है, तो इसके अंदर हम दिशा की बात नहीं करते। अदिश राशि के पास दिशा का ज्ञान नहीं होता है और हम अदिश में कोई भी दिशा की बात नहीं करते हैं, तो यहां पे अदिश राशि लिख देते हैं। दूसरा, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है चाल को हम लिखते हैं v से, है ना, और क्या लिखेंगे? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जिसको हम दूरी को लिखेंगे s, ठीक है, तथा दूरी को तय करने में लिया गया समय, जिसे हम t द्वारा व्यक्त करेंगे। तो कुल मिला के चाल का सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास? s अपॉन में t। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा चाल का सूत्र। ठीक है, यहां पर वेक्टर कुछ नहीं लगाना आपको, क्योंकि ये अदिश राशि है। ठीक है, इसी की सदिश रूप जो होता है वो वेग होता है, वहां पे हम इसका वेक्टर लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम केवल चाल के बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप देखते रहना। अगर ये चाल अदिश राशि है तो ये हमेशा, या तो अगर कण विरामावस्था में है, गतिमान ही नहीं है, तो चाल क्या होगी? शून्य होगी। और या चाल अगर कण गतिशील है तो चाल धनात्मक होगी। तो चाल या तो शून्य हो सकती है या धनात्मक हो सकती है। तो क्या लिख सकते हैं? चाल शून्य या धनात्मक हो सकती है। चाल शून्य या धनात्मक हो सकती है। यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। शून्य या धनात्मक हो सकती है, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करते चलेंगे। देखिए, धनात्मक हो सकती है, ठीक है, अदिश राशि है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब बात करेंगे चाल के मात्रक की।
कौन से मात्रक की बात करेंगे? पहले एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या है कि हर जगह हम ज्यादा से ज्यादा या ज्यादातर हम एसआई मात्रक का ही उपयोग करते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, इसलिए इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में दूरी को मीटर में लिया जाता है, दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में। तो क्या हो गई, देखो फॉर्मूला क्या बना, दूरी बटा समय। तो दूरी किस में आएगी? मीटर में। समय किस में आएगा? सेकंड में। तो यहां पे लिख देंगे एसआई पद्धति में जो मात्रक होगा बनेगा वो बनेगा मीटर। दूरी बटा समय होता है ना, तो दूरी की जगह कितना आ जाएगा? मीटर, और समय की जगह आ जाएगा सेकंड। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मीटर को हमेशा स्मॉल एम लिखा जाता है और सेकंड को एस लिखा जाता है। कई सेकंड को ऐसे लिखते हैं, ऐसे सेक, गलत बात है ये, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं करना अपन को काम, नंबर कट जाएंगे। हमेशा सेकंड है तो अपन को शॉर्ट में ऐसे लिख दो, नहीं तो पूरा मीटर लिखो, या तो फिर मीटर पूरा लिखो या फिर सेकंड पूरा लिखो, अगर पूरा लिखना चाहते हो तो, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद सीजीएस मात्रक की। किसकी बात करेंगे? सीजीएस मात्रक की। अब सीजीएस, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। देखो टाइम की तो हर जगह सेकंड ही होती है, बहुत सारी मात्रक पद्धतियां होती हैं, जैसे एसआई मात्रक पद्धति हो गई, सीजीएस मात्रक पद्धति हो गई, एफपीएस मात्रक पद्धति भी होती है, फुट पाउंड सेकंड भी होती है, ठीक है। इन सभी में इसको सेकंड में ही लिया जाता है समय को। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी को किसमें लेंगे? इसमें सेंटीमीटर में। तो ऐसा ही सीजीएस पद्धति में दूरी को हम लेंगे सेंटीमीटर में और समय को लेंगे हम एस, सेकंड लेंगे। तो क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर को साथ में लिखते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो गया इसका सीजीएस मात्रक। अब इसकी वीमा भी होती है, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में वीमा वाला चैप्टर भी पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है ना। तो वीमा को बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या बोलते हैं? वीमा को डायमेंशन। अब क्या बनेगी इसकी वीमा? देखिए सूत्र क्या है? दूरी बट्टा समय। तो दूरी की वीमा होती है एल, क्योंकि दूरी होती है लंबाई। वीमा में कैपिटल अक्षरों का उपयोग किया जाता है। दूरी मतलब लेंथ, लंबाई, कैपिटल एल लिखेंगे। दूरी बट्टा समय, समय के लिए लेंगे टी लिखेंगे। अब क्या होएगा? समय ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, ये देखिए -1। तो इसका वीमा क्या बनेगी? एल टी -1। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। या देखिए इस सूत्र में आपको कहीं द्रव्यमान दिख रहा है? द्रव्यमान नहीं दिख रहा ना, तो यहां पे लिखेंगे, देखो वीमा को एम एल टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर द्रव्यमान नहीं है तो m0 l1 t -1। द्रव्यमान नहीं है इसलिए m0 लिख दिया। lt -1 भी सही है। देखिए कोई भी अगर अक्षर या कोई भी लेटर ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब उसकी पावर, उसकी घात 1 है, ठीक है। x की घात 1 है तो उसको x लिखा जा सकता है, ठीक है ना, एक ही बात होती है। तो यहां पर l भी लिख दिया मैंने, या l की पावर 1 लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने बात कर ली है पूरे चाल की। देखिए ये बात सबको समझ में आ गई। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको पढ़िए। अगली क्लास में इसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, वही पेपर में ज्यादातर आते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट भी लेकिन पूरे आपको पता होने चाहिए, तभी न्यूमेरिकल आपसे होंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं चाल के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहां पे बात करेंगे चाल के भिन्न भिन्न प्रकारों की, वेरियस टाइप ऑफ स्पीड की। चाल को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं, या कैटेगराइज करते हैं यहां पे अपन स्पीड को। तो चाल को क्या बोलते हैं अपन? स्पीड। कितने टाइप्स की होती है ये? 4 टाइप की होती है, 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले एक समान चाल। एक समान चाल को हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं एक समान चाल को? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसको एक समान चाल बोलते हैं। इसको एक नाम और है इसका हिंदी में, इसको नियत चाल भी बोलते हैं, ठीक है। एक समान चाल भी कह सकते हैं, इसको नियत चाल भी कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट दूसरा भाग, इसको बोलते हैं अपन परिवर्ती चाल।
परिवर्ती चाल को अपन असमान चाल भी कह सकते हैं। असमान चाल क्या होती है ये, एक एक को अच्छी तरह बताऊंगा, चिंता मत करो, देखते रहो बस साथ साथ में। देखिए इसको अपन इंग्लिश में वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। परिवर्ती का मतलब होता है वेरिएबल, चाल का मतलब होता है स्पीड, तो वेरिएबल स्पीड। असमान मतलब नॉन, मतलब नॉन, समान मतलब यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब अगला आता है औसत चाल। औसत चाल को अपन बोलते हैं एवरेज स्पीड, यहां पे लिख दूंगा एवरेज, एवरेज स्पीड, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आराम आराम से करेंगे। अब नेक्स्ट है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होती है, अभी इसके बारे में आपको बताता हूं मैं एक एक करके। तो तात्क्षणिक चाल को बोलते हैं इंग्लिश में, चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। तात्क्षणिक का मतलब तात उसी, क्षणिक मतलब किसी इंस्टेंट पे, किसी ऐसी चुटकी बजाते, जैसे पलक झपकाते हैं उसको बोलते हैं तात्क्षणिक, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली। तात्क्षणिक को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियसली। जैसे अपने पलक झपकाने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं तात्क्षण। क्षण क्या होता है, बहुत ही कम समय, उसको बोलते हैं क्षण। और तात्क्षणिक क्या होता है, बहुत ही कम समय में जो कार्य होता है उसको बोलते हैं तात्क्षणिक। जैसे कहते हैं इंस्टेंट मैगी बनती है, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब बिल्कुल क्षणों में, ऐसे चुटकी बजाते ही, समझ रहे हो बात, तो उसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस, क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। किसी क्षण किसी वस्तु के चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, तात्क्षणिक चाल। ओके, तो अब एक एक चाल के एक एक बारे में, परिभाषा के बारे में अपन चर्चा करेंगे आराम से, ठीक है, देखिए देखते रहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा मैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन एक समान चाल के बारे में, तो लिखते हैं एक समान चाल, जिसको हम नियत चाल भी कहते हैं। नियत चाल, ठीक है, क्या होता है नियत चाल, तो पहले अपन उदाहरण देख लेते हैं नियत चाल क्या होती है। अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वैसी उस समय जो चाल होती है उसको अपन एक समान चाल कहते हैं। समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। इसका एग्जाम्पल उदाहरण यहां पर देता हूं। देखिए एक ट्रेन है, वो 5 घंटे में 100 किलोमीटर, या ऐसे करते हैं 5 घंटे में मान लीजिए वो 200 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखिए 5 घंटे में अगर 100 करेगी तो फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इतनी धीरे तो अगर ट्रेन चलेगी तो ये तो बरसों पुरानी चलती थी, ठीक है, वो वाला स्टीम इंजन वाली ट्रेन। अब 5 किलोमीटर में, अब चलो 200 किलोमीटर अपन लगा देते हैं। तो एक ट्रेन 5 घंटे में 200 किलोमीटर चल रही है। ओके, अब 3 घंटे में कितना चल रही होगी, 3 घंटे में वही ट्रेन चल रही है 120 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चल रही है, 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चल रही है। 2 घंटे में कितना चल रही है, 2 घंटे में चल रही है 80 किलोमीटर। तो यहां पर बात करेंगे अपन समान, देखिए इसका मतलब ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। देखिए तो इसी में यहां पे क्या हुआ, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। तो यहां पर इस चाल को क्या बोलेंगे, एक समान चाल। कैसे, देखिए टाइमलाइन बनाता हूं मैं, ये टाइमलाइन बना दी, ये है 0, यहां पर 1 घंटा हो गया है, यहां पर 2 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, ठीक है, ये चल रहा है घंटे, मतलब आवर्स। यहां पर दूरी तय हो रही है। अब 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय हो चुकी है। यहां पे लिखेंगे 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय हो चुकी है। 2 घंटे में कितनी हो जाएगी बताइए, 80 किलोमीटर हो जाएगी। 3 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगी। 4 घंटे में 160 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगी। 5 घंटे में 200 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगी। तो यहां पर क्या बोला, समान समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब होता है 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है,
तो वैसी चाल को हम बोलते हैं एक समान चाल। तो यहां पर इस लाइन को परिभाषित करना पड़ेगा, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो ऐसी चाल को नियत चाल कहते हैं। नियत या एक समान चाल कहते हैं। आगे भाई सबको बात समझ में? नियत या एक समान चाल कहते हैं। तो कुछ साथ साथ में ग्राफ भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। नियत या एक समान चाल कहते हैं, ओके, ठीक है। ये समझ में आ गई सबको परिभाषा? साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आपको केवल परिभाषा की आवश्यकता है, डायग्राम अगर आपको बात समझ में आ गई है तो ये चित्र बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए किया था ऐसा, ओके। इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर चीज का ग्राफ अपन अब पढ़ते चलेंगे। तो देखिए ग्राफ बना रहा हूं मैं किसके बीच में? दूरी और समय के बीच में। तो यहां लिखूंगा दूरी, यहां लिखूंगा दूरी, दूरी मतलब s, ये हो गया हमारे y अक्ष में, और समय हो गया हमारे x अक्ष में, ठीक है, ओके। अब यहां पर मुझे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्यों बनेगी? क्योंकि चाल नियत है। इसको समझाएंगे कि ये ऐसे कैसे स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इस बार बता रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हमेशा आपको याद रखना है, यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहां पर अपन को समझाने के लिए यहां पर भी टाइमलाइन अपन को बनानी पड़ेगी। तो यहां पे जल्दी जल्दी टाइमलाइन बनाते हैं। यहां पे लिखते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटे, बस इतने से कर लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं अपन 40 किलोमीटर। ये दूरी हम यहाँ पे किलोमीटर में लेकर चलते हैं। समय यहां पर हम आवर्स में मतलब घंटों में लेके चल रहे हैं। 40, 80, 120 और यहां पर बात कर लेंगे 160 की। अब बताइए 1 घंटे बाद कण कहां पहुंच गया था? 1 घंटे बाद 40 किलोमीटर, तो 1 घंटे बाद 40। तो देखिए यहां पॉइंट लगाऊंगा ना, ये देखिए 1 घंटे में, आपने मैथ से पढ़े रखे नहीं ग्राफ, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। ये देखिए 2 घंटे में 80 किलोमीटर, है ना। 3 घंटे में कहां पॉइंट लगाऊंगा? 120 के पास, ऐसे देख लीजिए 3 घंटे में 120 किलोमीटर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से पॉइंट लगाऊंगा। 4 घंटे में 160, तो ऐसे पॉइंट लगेगा। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, मिलाऊंगा, तो ये एक सीधी रेखा मिलेगी। ये देखो एक सीधी रेखा जाएगी, ठीक है, ओके, सीधी रेखा बननी चाहिए। तो यहां पर हम कह देंगे, अब से आप डायरेक्ट याद रखना, इतनी बातें हम यहां पर अब नहीं करेंगे आगे। तो अब ये बात आपको सीधी सीधी याद रखनी पड़ेगी कि अगर नियत चाल के बारे में बात हो रही है, ये है s मतलब दूरी, और ये है t मतलब समय, ये एस टी ग्राफ है। एस टी ग्राफ बोलेंगे, एस टी ग्राफ, क्या बोलेंगे? एस टी ग्राफ। तो अगर चाल नियत है तो स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी ऐसे। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? नियत चाल। इसको मैं आगे आगे आपको स्लोप बताऊंगा, टेन थीटा, ठीक है, धीरे धीरे सारी बातें बताता रहूंगा। एक बार आप यहां से ऐसे ग्राफ सीखते चलिए, ओके। इसके बाद बात करेंगे अपन परिवर्ती चाल की। तो एक समान चाल हमें समझ में आ गया है। अब परिवर्ती चाल तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। परिवर्ती चाल या असमान चाल, क्या निकालेंगे? परिवर्ती चाल या असमान चाल, इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए इसका एग्जांपल समझना बहुत आसान है। अब यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो ऐसी चाल को नियत चाल या एक समान चाल कहते हैं। अब यहां पे समान समय अंतराल तो समान है। देखिए समय अंतराल हमेशा समान रहेगा। क्यों यार? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, घंटे तो ऐसे चलेंगे, अपने टाइम तो वैसे ही चलेगा।
तो समय अंतराल तो समान रहेगा। लेकिन अब देखिए, अब मान लीजिए पहले 1 घंटे बाद ट्रेन चलती है 50 किलोमीटर और ट्रेन में कुछ आ जाती है खराबी, और अगले 1 घंटे में मतलब 2 घंटे बाद वो केवल 70 किलोमीटर ही जा पाती है। मतलब देखिए 1 घंटे में 50 चली, फिर 1 घंटे बाद केवल 20 ही चली, है ना। फिर उसके 1 घंटे बाद वो ट्रेन वहीं रुकी रह जाती है, तो वो चलती ही नहीं है। तो अभी वो 70 के 70 ही रहेगी, मतलब 1 घंटे में कुछ चली ही नहीं। उसके बाद वो स्पीड पकड़ती है और वो 60 किलोमीटर चल जाती है, तो वो चल जाएगी 130 किलोमीटर पहुंच जाएगी। फिर वो पहुंच जाती है अपने 70 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर, हालांकि बराबर बराबर पहुंचा दिया। लेकिन क्या हुआ, यहां पर देखिए समान समय अंतराल में वस्तु असमान दूरी तय कर रही है। तो यहां पे लिखेंगे यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, एक समान की जगह लिख देंगे असमान, इतना कर दोगे आप। समान समय अंतराल में असमान लिखना है यहां पे, असमान दूरी तय करती है, तो ऐसी चाल को असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं। सबको समझ में आ गई भाई? ठीक है, असमान चाल क्या होती है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। तो इसके अंदर कभी भी अगर अपन ग्राफ बनाते हैं, कैसा ग्राफ बनाते हैं, दूरी समय ग्राफ। तो देखिए ये है दूरी और ये है समय, ग्राफ अगर बनाते हैं तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कैसे भी बन जाएगी। ये देखिए हल्का सा कर्व आएगा, क्योंकि आपने अभी देखा स्ट्रेट लाइन तो कब बनती है, जब नियत चाल होती है। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ऐसे कर्व आएगा। आप बोले सर ऐसे आ सकता है, यूं ऐसे बना दो, तो ऐसे बना दो, चाहे कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन परिवर्ती चाल के अंदर आप स्ट्रेट लाइन नहीं बनाओगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे किसका ग्राफ बन गया, ये परिवर्ती चाल के दौरान एसटी ग्राफ बन गया। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, देखिए जब चाल एक समान होती है, जब चाल नियत होती है, तब हमें औसत चाल निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों? मान लीजिए एक व्यक्ति हाईवे पे बाइक चला रहा है, ठीक है, और वो 40 की स्पीड से ही बाइक चलाता है हमेशा। 40, 1 घंटे बाद भी 40 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे बाद भी उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 3 घंटे बाद भी 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो अगर नियत चाल से अगर गति कर रहा है, तो फिर उसका औसत निकालने की आवश्यकता क्या है, उसकी औसत भी वही रहेगा। ठीक है, जैसे अब अगर आपके फिजिक्स में 20 में से हमेशा 20 नंबर ही आते हैं, आपका पहला एग्जाम लिया तो 20 में से 20 नंबर आए, दूसरा एग्जाम लिया तो 20 में से 20 आए, तीसरा लिया 20 में से 20 आए, तो आप 20 में से 20 ही ला रहे हो हमेशा, तो आपके औसत भी क्या होगा कि 20 में से 20। ठीक है, तो कभी भी कोई वस्तु या वस्तु या पिंड या बॉडी अगर नियत चाल से गतिमान है, तो हमें औसत निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो नियत चाल ही औसत होगी। ठीक है, आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यदि कोई वस्तु परिवर्ती चाल से गतिमान है, तब हमें उसका औसत चाल निकालना पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे औसत चाल उस स्थिति में, कि देखिए पहले चल रही है 50 किलोमीटर, फिर चली केवल 20 किलोमीटर, फिर चली 0 किलोमीटर, फिर चली 60 किलोमीटर, फिर चली 70 किलोमीटर, है ना। तो अलग अलग दूरियां तय करी। अब हम क्या करेंगे, सारी दूरियों को जोड़ देंगे और सारे समय को जोड़ के भाग लगा देंगे, वो हमारे पास औसत आ जाएगा। ठीक है, तो औसत चाल की जरूरत कब पड़ती है, जब कोई वस्तु परिवर्ती वेग चाल से गतिमान होता है, तभी औसत चाल की आवश्यकता पड़ती है। तो अगला हेडिंग लिखेंगे औसत चाल। औसत चाल, औसत का मतलब होगा यहां पर एवरेज स्पीड, औसत चाल का मतलब होगा एवरेज स्पीड। क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु परिवर्ती चाल से गति करती है, जब कोई वस्तु परिवर्ती चाल से गति करती है, जब कोई वस्तु परिवर्ती चाल से गति करती है, तो वस्तु द्वारा तय की गई
कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय, कुल दूरी तथा कुल समय, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को, कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। कुल दूरी आपको जोड़नी है और कुल समय आपको जोड़ना है, आपके पास क्या आ जाएगी? औसत चाल आ जाएगी, औसत चाल कहलाती है। तो जल्दी जल्दी देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो यहां पे देखिए इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, यहां पर लिखेंगे औसत, ये लिखेंगे एवरेज, औसत का मतलब एवरेज, चाल मतलब स्पीड, एवरेज स्पीड। क्या करेंगे? सभी दूरियां जो कण ने अलग अलग तय की हैं उनको जोड़ लेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3, जितनी भी दूरी तय करिए वो सभी जोड़ लेंगे, और जितने भी समय है अलग अलग समय को भी हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। इसके बाद हम बहुत सारे इस पर स्पीड पर, चाल पर आंकिक प्रश्न करने वाले हैं, आपको सब पता लग जाएगा क्या कर रहे हैं। तो अभी आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए कि कभी भी आपको औसत चाल निकालनी है तो पहले पूरी दूरी आप जोड़ लीजिए, फिर पूरे समय को आप जोड़ लीजिए और आप क्या लगा दीजिए? दोनों का अनुपात ले लीजिए। कुल कण द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? औसत चाल। इसके बाद अब हमारा एक टॉपिक और बचा है जिसको बोलेंगे अपन, जो होता है तात्क्षणिक चाल। क्या होता है? तात्क्षणिक चाल। तो यहां पर जल्दी जल्दी इसके बारे में बात करते हैं। देखिए तात्क्षणिक चाल के बारे में, तात्क्षणिक चाल, तो इसको समझने के लिए आपको अवकलन आने चाहिए। क्या आने चाहिए? अवकलन। और अवकलन मैं आपको अगली क्लास में, सबसे पहले आपको मैं अवकलन समझाऊंगा, उसके बाद में आपको फिर इसके और न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है ना। इंस्टंटेनियस, इंस्टंटेनियस स्पीड, सारा एक एक टॉपिक। देखो जो टॉपिक में जिस चीज को आप करवाने की आवश्यकता होगी उससे पहले वो आपको बिल्कुल करवा के तभी आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि फटाफट ऐसे आगे बढ़ गए हवा में, ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको बिल्कुल आराम आराम से जिस चीज में जो आपको समझाना होगा सारा समझाएंगे। देखिए तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है? किसी क्षण, किसी क्षण किसी वस्तु द्वारा, किसी क्षण किसी वस्तु द्वारा, या किसी क्षण किसी वस्तु की चाल को, किसी क्षण किसी वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल, किसी क्षण किसी वस्तु की चाल को क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक चाल बोलेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? यहां पे लिखेंगे तात्क्षणिक को बोलेंगे तात्क्षणिक, और का सूत्र होता है dx अपॉन में dt। ठीक है। अब हो गए, अरे ये क्या करवा दिया सर, ये तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है, ये क्या कहां से आ गया। अभी तक आप इतना याद रखो कि तात्क्षणिक चाल क्या होती है? किसी क्षण किसी वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जैसे मान लो आप बाइक पे जा रहे हैं और आप जैसी बाइक पे जा रहे हैं, मैंने फोन कर दिया, इसी क्षण मुझे चाल बताइए आपकी, इसी क्षण मुझे चाल बताइए, तो आपने उसी क्षण आपने अपनी चाल देखी और मुझे बताई। तो किसी वस्तु की किसी निश्चित क्षण पर जो चाल होती है उसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। इसका सूत्र होता है v तात्क्षणिक बराबर dx अपॉन dt। अब ये सूत्र कैसे आया, ये सूत्र क्या है और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे। आगे की कहानी टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर में। देखते रहिए RBSC ऑनलाइन क्लासेस।